हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैक्सिमा क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे 13 अप्रैल को ये पटवारी की एग्जाम में आई हुई है जनरल मैथ्स के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। करते हैं शुरू पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं, एक को 10% लाभ पर एवं दूसरी को 10% हानि पर समान मूल्य पर बेचा जाता है और प्रत्येक का विक्रय मूल्य 396 रुपए है। यदि दोनों वस्तुओं को कुल 12.5% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर आपने मेरी लाभ हानि और छूट की क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और एक का लाभ परसेंट दूसरे के हानि परसेंट के बराबर है, माना कि मैं x मान लेती हूँ इस कंडीशन में, तो दो वस्तुएं बेची जा रही है और दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है और एक वस्तु में लाभ हो रहा है x% का और दूसरी वस्तु में हो रहा है हानि x% की। तो इस लेन देन में ओवरऑल हानि होती है और वो हानि परसेंट जो होता है वो x²/100 होता है हमेशा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वही यूज करेंगे यहाँ पर। दो वस्तुओं, एक को 10% लाभ पर दूसरी को 10% हानि पर और समान विक्रय मूल्य जो कि कितना है 396 रुपए, उस पर बेचा जा रहा है। तो इस पूरे लेन देन में क्या होगा, हानि होगी और हानि कितनी होगी, x²/100% होगी। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, दोनों बराबर होना चाहिए। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि दोनों का जो है वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 10 है, 10/10 का स्क्वायर बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 1%। इसका मतलब पूरे लेन देन में उसको जो है 1% की हानि होगी। अब क्योंकि विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 396 रुपए और हमें पता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पूरे लेन देन का विक्रय मूल्य कितना होगा, पूरे लेन देन का विक्रय मूल्य होगा 2 × 396 होगा। इसको इंटू करते हैं, 12 2 1 19 1 6 7 792 रुपए। टोटल जो है विक्रय मूल्य पूरे लेन देन का 792 रुपए है और हानि परसेंट हमारा निकल के आ गया है कितना, 1%। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य की क्या कंडीशन होती है, विक्रय मूल्य जो होता है हमेशा, अब क्योंकि यहाँ पे 1% की हानि है, मतलब कि क्रय मूल्य को 1% से घटा रहे हैं, तो हम विक्रय मूल्य को 0.99 CP लिख सकते हैं। 1% हानि हो रही है, मतलब 1% से माइनस करेंगे तो 1/100। तो 100 में से 1 गए 99 और 99/100 0.99। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और वहीं पर विक्रय मूल्य जो है हमारे पास आ गया है 792 रुपए। तो इसकी वैल्यू 792 पुट कर देते हैं, 792 बराबर 0.99 CP। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे लेन देन का क्रय मूल्य आ जाएगा, उसको करते हैं बटे 99 और ये ऊपर 100 चला जाएगा। इसको अगर देखें तो ये 11 से डिवाइड करते हैं, इसको 11 9 99 और ये 11 7 77 और बचा 2, ये हो गया, और ये 9 8 72। तो CP कितना आ गया, CP आ गया हमारा 800 रुपए। मतलब पूरे लेन देन का जो पहली कंडीशन दी है क्वेश्चन में, उस पूरे लेन देन का जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपए है, दोनों वस्तुओं का मिला के 800 रुपए आ गया है। अब दूसरी कंडीशन ये दी है कि यदि दोनों वस्तुओं को कुल 12.5 हानि पर बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास, हमको अब फिर से दूसरी कंडीशन का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12.5 हानि हो रही है, तो 12.5 हानि हो रही है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 1 - 125/1000 12.5। और ये किसका, CP पे अप्लाई होता है हमेशा हानि या लाभ परसेंट, तो इसमें CP लिख देंगे और CP कितना है हमारा 800 रुपए है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। 1000 में से 125 जाएंगे तो कितना आएगा, 875 गुणा 800 बटे 1000। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 5 से करते हैं कैंसिल, 5 7 35 और 5 25, ये हो जाएगा 2 4 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 175 गुणा 4 को 20 2 7 4 28 30 और 3 7। तो पूरा, तो दूसरी कंडीशन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा 700 रुपए। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुकानदार अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता है तो 30 लाभ कमाता है। यदि वो 13% की छूट पर बेचता है तो 393 रुपये लाभ कमाता है। और अगर वो वस्तु को 5% छूट पर बेचेगा तो लाभ रुपए कितना होगा। तो पहले 3 कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, तीनों में अलग अलग लाभ दिया हुआ है। पहली कंडीशन ये है कि अंकित मूल्य पर ही वस्तु बेच रहा है, मीन्स जो सेलिंग प्राइस है, अंकित मूल्य को मैंने एमपी लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस। तो पहली कंडीशन ये है कि एसपी और एमपी बराबर है, मीन्स सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों बराबर है। तो उस कंडीशन पे उसको कितना लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ मीन्स क्रय मूल्य को 30% बढ़ा दिया है। तो हम इसको एसपी बराबर एमपी इंटू 1.3 सीपी लिख सकते हैं, क्योंकि 30% का लाभ है, मीन्स क्रय मूल्य को 30% बढ़ा दिया है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये दी है कि यदि वो 13% छूट पर बेचता है तो 393 रुपये का लाभ कमाता है। 13% की छूट है, मतलब एसपी जो होगा वो कितना होगा, 0.87 इंटू मार्केट प्राइस लिख सकते हैं इसको। और वहीं पर क्या कहा है कि 393 रुपये का लाभ हो रहा है। 393 रुपये का लाभ हो रहा है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, 393 धन सीपी। एक तरफ तो 13% की छूट है और 393 रुपये, दूसरी तरफ 393 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो हम इसको पूरा ऐसा लिख सकते हैं, छूट मार्केट प्राइस में दी जाती है, 0.87 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस हो जाएगा। और क्योंकि 393 रुपये का लाभ हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे 393 धन सीपी लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एमपी की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 0.87 इंटू मार्केट प्राइस यहाँ से लिख देते हैं 1.3 सीपी, और यहाँ पर है 393 प्लस सीपी है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 87 है, इसको हम 100 लिख देते हैं ऐसे, और इसको लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये डिवाइड तो नहीं होगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 7 91 बचा 9, 13 8 104 और 9 113, ये हो गया। वो बटे में 1000, और ये है सीपी, और ये सीपी भी है, तो इसको सीपी को इस तरह ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस सीपी और इक्वल टू 393। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1131 में से 1000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 131 बटे 1000 सीपी इंटू 393। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू कितना आएगा, 393 इंटू 1000 131, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो सीपी कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया सीपी। 2 कंडीशन हमने यहाँ सॉल्व कर लिए। अब तीसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि यदि वस्तु को 5% छूट पर बेचेंगे तो लाभ रुपए कितना होगा। तो 5% छूट पर बेचने पर लाभ रुपए कितना होगा पूछा है। तो यदि 5% की छूट पर बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 0.95 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो हमको मार्केट प्राइस की भी जरूरत है, यहाँ पे सीपी हमारा आ गया है, अभी हमने अंकित मूल्य नहीं निकाला है। तो हम क्या करते हैं, ये 3000 को इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा अंकित मूल्य भी आ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 13/10 गुणा सीपी की वैल्यू हमारी आ गई है 3000। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 39। तो अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा, 3900 रुपये आ गया, सीपी भी आ गया। अब हमको थर्ड कंडीशन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वह वस्तु को अगर 5% की छूट पर बेचेगा तो लाभ रुपए कितना होगा। तो यदि 5% की छूट पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी, और ये है 95 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ मार्केट प्राइस की वैल्यू रख देते हैं 3900, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करते हैं तो 95 और 39 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 95 39 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 81 85 15 1 3 27 28, इसको जोड़ लेते हैं 5 10, और ये हो गया 3705। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3705 रुपये, ठीक है। तो ये थर्ड वाली कंडीशन का विक्रय मूल्य आ गया 3705 रुपये, और क्रय मूल्य तो सेम है तीनों कंडीशन के लिए, जो कि कितना है 3000 रुपये है। और हमें क्या पूछा है, लाभ रुपए में पूछा है कितना। तो क्रय मूल्य 3000 है, विक्रय मूल्य 3705 रुपये। तो क्लियर दिख रहा है कि इसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ जो है वो 705 रुपये का लाभ हो रहा है। यही आंसर है।
क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि अगर वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ विक्रय मूल्य का 70% होगा। वह वस्तु को 150% लाभ पर जो कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया गया है पर बेचता है, तो दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य का अंतर जो है 1750 रुपए है। तो 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर 3 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये है कि दुकानदार अगर अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेच रहा है, तो मैंने विक्रय मूल्य को माना है एसपी और अंकित मूल्य को माना है एमपी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, एसपी बराबर अंकित मूल्य है। और लिखा है कि अगर दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो लाभ जो है विक्रय मूल्य का 70% होगा। तो इस कंडीशन पे जो लाभ है वो क्या है, 70% मीन्स 0.7 किसका, विक्रय मूल्य का, और विक्रय मूल्य कितना है, एसपी है, और इसको हम एमपी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो लाभ कितना है, 70% है विक्रय मूल्य का। वह वस्तु को 150% लाभ पर बेचता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वह वस्तु को 150% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे, इसको हम SP1 मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन का SP2 मान लेते हैं इसको। दूसरी कंडीशन पे जो विक्रय मूल्य होगा वो ये होगा 150% का लाभ। 150% का लाभ मीन्स अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1.5 इंटू CP, या ये कहें कि इसको हम लिख सकते हैं 2.5 CP लिख सकते हैं। 150% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो उस कंडीशन पे विक्रय मूल्य क्या होगा, 2.5 CP हो जाएगा। और लिखा है दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य का अंतर 1750 रुपए है। मीन्स जो SP1 है, पहली कंडीशन का जो विक्रय मूल्य है SP1 माइनस दूसरी कंडीशन का जो विक्रय मूल्य है वो जो दोनों का अंतर कितना है, 1750 रुपए है। अब हम SP1 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। SP1 ये है। अच्छा, ये यहाँ पर जो लाभ हमने लिखा था, लाभ को एक तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं और लाभ को हम एक और क्या लिख सकते हैं, लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य SP1 माइनस CP, ये भी लिख सकते हैं इसको हम। लाभ को एक कंडीशन ये दी है कि 70% किसका है, विक्रय मूल्य का है, और दूसरा हम लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ से हम SP1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो SP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये 0.7 SP1 है, तो इसको मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो 0.7 SP1 इस तरफ जाएगा, 1 में से 0.7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.3 SP1, और ये CP इस तरफ आएगा, तो CP बराबर 0.3 SP1 है। तो हम SP1 को CP अपॉन 0.3 लिख सकते हैं, माइनस SP2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। SP2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 CP है, तो इसको हम रख देते हैं 2.5 CP SP2 की वैल्यू, और ये दोनों अंतर जो है 1750 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम 10 CP/3 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो 5 25 और 5 दूनी 10, तो ये 5/2 CP लिख सकते हैं इसको, ये बराबर हो जाएगा 1750 के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 CP माइनस 15 CP बराबर 1750, और नीचे 3 और 2 है, 3 दूनी 6 इस तरफ आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 CP बराबर 1750 इंटू 6, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 दिया 15, 5 25, और ये तो CP कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 21, तो CP कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया। पर अभी हम देखें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है हमें कि थर्ड कंडीशन और दी है, उसको पूछा है कि 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया है अब, और विक्रय मूल्य पूछा है कब, 15% लाभ पर यदि उसको बेचे। तो हम जानते हैं कि 15% लाभ, इसका क्या मतलब हुआ कि क्रय मूल्य को 15% से बढ़ा देंगे, तो क्रय मूल्य को 15% बढ़ाएंगे तो उसमें 1.15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है, 2100 रुपये निकाल चुके हैं हम। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 115
तो ये कितना आएगा 2415 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना है 2415, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बेस समान है, घाते अलग अलग है, तो घाते जो है माइनस हो जाएगी, बटे में है तो ये हो जाएगा x की घात a माइनस बी लिख सकते हैं इसको, और इंटू इसकी घात पूरी a प्लस बी है, इंटू यहाँ पर भी घाते माइनस हो जाएगी b माइनस सी, और इस पूरे की घात है b प्लस सी। इसको करते हैं तो इसकी भी घात माइनस हो जाएगी, c माइनस a हो जाएगा, और ऊपर घात इसकी कितनी है c प्लस a। ये घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का यदि मल्टीप्लाई करें तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू इसको भी b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इसको b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू x, यहाँ पर भी c प्लस a इंटू सी माइनस a है, तो इसको हम c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पर जिससे घाते जो है ये माइनस हो गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर a स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर b स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी x टू दी पावर b स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर c स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम x टू दी पावर c स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2850 रुपये में एक वस्तु को बेचने में 14% का लाभ होता है, तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब विक्रय मूल्य जो है 2850 रुपये है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि 14% का लाभ हो रहा है, मीन्स क्रय मूल्य को 14% बढ़ा देंगे तो उसमें 1.14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये CP है। पहली कंडीशन ये दी है 14% का लाभ, तो ये क्रय मूल्य पे दिया जाता है, 2850 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ हो रहा है, तो 8% के लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। 8% का लाभ मीन्स क्रय मूल्य को 8% से बढ़ा देंगे तो 1.08 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाली विक्रय मूल्य निकालना है हमको, तो यहाँ पर CP की वैल्यू हम इस पहली कंडीशन से निकाल सकते हैं, तो CP की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करते हैं, ये इसको हम पूरा लिख देते हैं बटे 100, और CP कितना है, CP है अपना 2850 बटे 114, और इसका 100 हम ऊपर लेके जाते हैं। CP की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के पुट कर दी, इसको सॉल्व कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको 2 से कर देते हैं, ये 2 पंचे 10, 2 सात 14। अब इसको यदि हम देखें तो ये वाला जो है, ये इसमें 5 7 35, 5 25 3, ये 5 बार कैंसिल हो रहा है, ये 5 और 1 0, तो ये 0 हो गया। अब ये आ गया है अपना 50 इंटू 54 आ गया है, तो सॉल्व करते हैं, 0 आ गया, 5 को 20, 2 5 25 27, तो SP2 कितना आ गया 2700 रुपये, यही आंसर है। 8 वयस्क को 15 बच्चे किसी काम को 40 दिन में करते हैं, उसी काम को 18 वयस्क और 10 बच्चे 36 दिन में करते हैं, तो उस कार्य को 40 वयस्क कितने दिन में करेंगे। हम मान लेते हैं एक वयस्क की एफिशिएंसी A और एक बच्चे की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं B है, तो कह रहा है 8 वयस्क, तो 8 वयस्क की एफिशिएंसी 8 ही हो जाएगी, और 15 बच्चे, 8 वयस्क और 15 बच्चे किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ये इक्वल नहीं लिखा मैंने, ये लिखा है कि 40 दिन में करते हैं, और उसी कार्य को 18 वयस्क और 10 बच्चे 36 दिन में करते हैं। तो 40 और 36 का एलसीएम निकालेंगे यदि, तो ये थोड़ा होगा 360 हो जाएगा, ये 360, तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है 360 यूनिट है, तो 360 में 40 का भाग देंगे तो आएगा 9, तो ये आ जाएगी इनकी 8 वयस्क और 15 बच्चों की एफिशिएंसी, मीन्स एक दिन का काम 9 यूनिट आ जाएगा, 9 यूनिट पर डे। इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 10 यूनिट पर डे, मीन्स जो 18 वयस्क और 10 बच्चे की कंबाइंड एक दिन की एफिशिएंसी, मीन्स एक दिन का काम क्या है 10 यूनिट पर डे। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8A प्लस 15B इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 18A प्लस 10B इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। इसको यदि हम देखें तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है, एक बार 2 से करते हैं इसको, ये 2 9 18, ये 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10। तो अब यदि हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखें तो यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 15 ये भी 15 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं उससे। तो वो करने के लिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 3 9 27 से
15b और ये 3 5 15 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को माइनस करते हैं या इससे इसको माइनस करते हैं अकॉर्डिंगली। तो 27 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा, 19a प्लस, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस करने पे कुछ नहीं बचेगा इधर, बराबर 15 में से 9 गए तो कितना बचा, 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और ये a क्या था, वयस्क की एफिशिएंसी थी, बस वयस्क की एफिशिएंसी आ गई। मीन्स एफिशिएंसी मीन्स पर डे वर्क आ गया इसका, पर डे ये 6/19 यूनिट करता है वयस्क। और हमें क्वेश्चन में वयस्क का ही पूछा, इसलिए हम a की वैल्यू ही निकालेंगे, b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है अब हमें। तो लिखा है उसी काम को 40 वयस्क कितने दिन में करेंगे। तो एक वयस्क की एफिशिएंसी 6/19 है, तो 40 वयस्कों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 6/19 हो जाएगी पर डे। ये 40 वयस्कों की एफिशिएंसी हो गई। तो लिखा है कि 40 वयस्क कितने दिन में करेंगे उस पूरे कार्य को। तो इतना यूनिट ये एक दिन में करते हैं, और हमने पूरा यूनिट 360 यूनिट एज्यूम किया है। तो 360 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 360/40 गुणा 6, और ये 19 ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो गया, 6 36 या 6 और 2 दूनी 4, तो ये 19 या 57/2, या इसको हम यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 से ही 1/2 दिन। तो 40 वयस्क उस काम को 28 से ही 1/2 दिन में करेंगे, यही आंसर है। क्वेश्चन है, एक चक्री चतुर्भुज ABCD में विकर्ण एक दूसरे को P पर काटते हैं। यदि AB बराबर BC है और DBC 70 है तो CAB 30 है, तो PCD का मान निकालना है। चक्री चतुर्भुज वो होता है जिसमें चारों शीर्ष जो है उसे किसी सर्किल पे पड़ते हैं। तो ये सर्किल है, ये चक्री चतुर्भुज है, ये A है, B C D, इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को P पर काट रहे हैं, ये P है। और AB बराबर BC है, मीन्स AB बराबर BC है, और DBC 70 है, DBC 70 है, ये 70 दिया हुआ है, 70 डिग्री। और एंगल CAB 30 है, CAB ये 30 है। तो हमें PCD का मान निकालना है, P C और D, ये इस वाले एंगल का मान निकालना है, इसको मैक्स मान लेते हैं। तो देखो अब ये AB और ये BC ये दोनों बराबर दिए हैं, यदि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और ये एंगल 30 है, तो बराबर भुजाओं के आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और किसी ट्रायंगल में पूरे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये 30 है, ये 30 है, तो 180 में से 30 + 30 60 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 120। तो एंगल ABC क्या हो जाएंगे, इसको ऐसा लिखते हैं, 180 माइनस 160 लिख सकते हैं, इसको 160 नहीं 60 लिख सकते हैं। एंगल ये 30 है, ये 30 है, और 180 सम होता है, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो एंगल ABC जो आएगा 120 डिग्री आएगा। और एंगल DBC 70 है, तो एंगल ABD जो होगा ये वाला एंगल, ये 50 हो जाएगा, 70 50 120 है, तो ये एंगल हमारा 50 आ गया। और हम जानते हैं कि किसी सर्कल में कोई जीवा है यदि, और वो जीवा जो है परिधि में कहीं भी बराबर एंगल बनाती है, तो ये जीवा है AD, ये यहाँ पर 50 बना रही है, तो यही जीवा यहाँ पर भी 50 बनाएगी। तो यदि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो x बराबर भी 50 होगा, मीन्स एंगल PCD जो है ये भी 50 होगा, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, दोनों को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बड़े वर्ग की भुजा क्या है, माना कि इस वर्ग का जो भुजा मैं A मान लेती हूँ, दूसरे वाले वर्ग की भुजा मैं B मान लेती हूँ। तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4A होता है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो A² होता है। तो ये वर्ग का परिमाप 24 दिया हुआ है, तो 4A बराबर 24 दिया हुआ है। इस वर्ग का परिमाप 32 दिया हुआ है, मीन्स 4B 32 दिया हुआ है। तो यहाँ से दोनों की भुजाएं आ जाएगी, तो A कितना आ गया 6 और B कितना आ गया 8, तो दोनों वर्ग की भुजाएं आ गई। तो इनका क्षेत्रफल भी निकल के आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36, A² होता है भुजा का स्क्वायर, और ये 8 × 8 = 64,
तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल आ गया 36 और 64। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा वर्ग बनाया जा रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल 36 है, इसका 64 है, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 100। तो जो नया जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल जो है वो 100 है, और यदि हम उसकी भुजा जो है इसको c मान लें तो हम c स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। c स्क्वायर 100 हो जाएगा तो c 10 हो जाएगा। तो पूछा है इस बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी, तो बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, यही आंसर है। क्वेश्चन है एक मीनार की ऊंचाई 1500 इंटू 3 - √3 मीटर है और एक हवाई जहाज जमीन से 4500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। जहाज का मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो मीनार के आधार से जहाज का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल जो है कितना होगा, ये पूछा है। मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई जो है 1500, इसकी ऊंचाई जो है यदि हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लें इसको तो ये 1500 3 - √3 मीटर है। और एक हवाई जहाज जमीन से 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, माना कि ये यहाँ पर उड़ रहा है और इसकी ऊंचाई जो है इस पूरे को हम ले लें तो ये 4500 मीटर है। तो जहाज का मीनार के सिर से, जहाज ये है, मीनार ये है, इसके सिर से एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो है वो कितना है, वो कह रहा है 45 है। तो मीनार के आधार से जहाज का, मीनार का आधार कौन सा है, ये है, तो यहाँ से जहाज का उन्नयन कोण मीन एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, ये पूछा है, ये चीज पूछी है। अब हम इसको फिगर को ध्यान से देखें तो ये ऊंचाई 4500 है, ये मीनार की ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ तक इसकी ऊंचाई भी 1500 इंटू 3 - √3 हो जाएगी यहाँ से। तो इतने वाले डिस्टेंस को हम, इतना जो ऊंचाई है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4500 माइनस ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये पूरी 45 से है और इतना ऊंचाई हमको पता है, ये वाली ऊंचाई हमको पता है इतनी है, तो यदि 4500 में से इतना माइनस करेंगे तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी हमारी। तो यदि हम उसको सॉल्व करते हैं ये वाले को तो ये हो जाएगा, ये 4500 है, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4500 हो जाएगा और इसका अंदर होगा तो ये 1500 √3 हो जाएगा। तो ये 4500 ये 45 तो कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 1500 √3। तो हम ये वाला जो है इसकी ऊंचाई हम 1500 √3 लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एंगल 45 दिया है तो हम इसमें 10 का लगाते हैं डायरेक्ट। 10 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है और 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। तो इस कंडीशन के ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है जिसकी अभी हमने लंबाई निकाली है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है 1500 √3 है। तो 10 45 1 होता है और वहीं पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और इसकी वैल्यू नहीं पता है, हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो 1500 √3 बटे x, तो यहाँ से x की वैल्यू 10 45 1, तो इसके x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसमें x की वैल्यू हो जाएगी 1500 √3, ये हो गया। अब हमें निकालना है थीटा निकालना है, तो यहाँ पर भी 10 लगाते हैं। 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा है और ये इसकी लंबाई कितनी है 4500 है और बेस इसके लिए भी यही है और इसको हमने ये x माना था, ये भी x ही होगा, तो ये x हो गया। तो tan थीटा बराबर ये 4500 है और x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 तिया 45 और √3, इसको कैंसिल करेंगे तो √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3, और हम जानते हैं कि tan थीटा √3 किसके लिए होता है 60 के लिए होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 आ गई, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन मीनार के बेस से जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है, यही आंसर है। ए बी की त्रिज्या और समान ऊंचाई के दो ठोस शंकुओं को पिघलाया और एक ठोस गोला बनाया जाए जिसकी त्रिज्या c है, तो शंकुओं की ऊंचाई क्या होगी। शंकु मीन्स कोण, दो कोण है, दो कोण है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है और त्रिज्या इनकी अलग अलग है, a और b है, इसकी त्रिज्या a है और इसको हम
बी ले लेते हैं। इन दोनों की त्रिज्या ए और बी है, समान ऊंचाई है, दोनों ठोस है और दोनों को पिघलाया जा रहा है और पिघला के गोला बनाया जा रहा है। तो इन दोनों को पिघला के गोला बनाया जाएगा तो वॉल्यूम जो है दोनों कंडीशन में बराबर होंगे। तो इन दोनों का वॉल्यूम यदि ऐड करें तो ये क्या होगा 1/3 पाई आर, यहाँ पर ए है, ए स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई, इसकी रेडियस क्या है बी स्क्वायर, और ये एच, हाइट दोनों की बराबर है। इन दोनों को पिघलाएंगे तो इन दोनों का वॉल्यूम जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठोस गोले में, और ठोस गोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर क्यूब, और इसकी रेडियस कितनी, गोला जो बनेगा उसकी रेडियस जो है वो सी दी हुई है, तो इसको हम सी क्यूब के इक्वल रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूछा है इसमें शंकु की ऊंचाई क्या है, एच की वैल्यू पूछा है, एच की वैल्यू पूछा है। तो पहले तो क्या करते हैं कि ये 3 इसके 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, और पाई भी कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बच रहा है, यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4c क्यूब हो जाएगा। तो एच निकालना है तो एच की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4c क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको हाइट निकालना था तो ये हाइट निकल आई, यही आंसर है। क्वेश्चन है, यदि अमर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो गंतव्य पर 7 बजे पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान तक उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पहले स्पीड जो है इसकी पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम लिखा है बस कि 7 बजे पहुंच जाता है, कितना टाइम लग रहा है ये नहीं लिखा हुआ। तो हम मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर से चलने पर उसको माना कि टी टाइम लगता है, टी घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 इंटू टी हो जाएगा। वहीं पर दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि यदि वो 80 से चलता है तो उसको टाइम जो है कितना 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, t-1 लिख सकते हैं। और दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस तो बराबर है, ये भी स्पीड इंटू टाइम, ये भी स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर चाल बढ़ गई है, टाइम कम लग रहा है, और यहाँ पर चाल 60 है और टाइम जो हमने टी एज्यूम किया है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 3t, 4 मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो 4 हमने घंटे एज्यूम किया था, तो t जो है टाइम 4 घंटे आ गई। और हमको डिस्टेंस निकालना है तो दूरी कितनी है 60 इंटू टी की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 240। तो ये गंतव्य स्थान तक की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर, यही आंसर है। एक वस्तु को थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 5% लाभ के साथ, खुदरा व्यापारी दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है। दुकानदार ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है और ग्राहक को 29,752.8 रुपये देना पड़ता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं कि वस्तु की लागत मूल्य जो है माना कि x रुपये है। अब क्या हुआ, थोक व्यापारी ने किसको बेचा, खुदरा व्यापारी को बेचा। खुदरा व्यापारी ने बेचा दुकानदार को, और दुकानदार ने बेचा ग्राहक को। तो हम सबके लिए विक्रय मूल्य देखते हैं कितना कितना होगा। थोक व्यापारी ने 5% के लाभ पर बेचा तो उसके लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1.05 इंटू एक्स हो जाएगा, यदि एक्स उसकी लागत मूल्य है तो। फिर इसने थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को बेचा, तो खुदरा व्यापारी ने किसको बेचा, दुकानदार को बेचा, और कितने परसेंट के लाभ पे बेचा 10% के लाभ पे। तो खुदरा व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1.10 इंटू इसके लिए क्रय मूल्य क्या था ये था, तो इसको 1.10 इंटू CP लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा। इसके लिए विक्रय मूल्य जो रहेगा ये हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्रय मूल्य ये था और उसका लाभ जो है 10% था, तो क्रय मूल्य का 10% बढ़ा देंगे तो क्रय मूल्य उसके लिए ये है। इसको जब 10% से बढ़ाया तो इसमें 1.10 का मल्टीप्लाई हो गया, तो खुदरा व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य इतना हो गया। अब खुदरा व्यापारी ने दुकानदार को लाभ पर बेचा है तो उसका विक्रय मूल्य इतना हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को 15% लाभ पर बेचा है, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1.15 इंटू CP, और इस दुकानदार के लिए CP क्या है मीन्स क्रय मूल्य क्या है इतना है, तो ये हो जाएगा 1.10 इंटू 1. ये हो जाएगा, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया। अब ग्राहक ने कितने रुपए दिए दुकानदार को खरीदने के लिए, इतने रुपए दिए, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य ये है और ग्राहक के लिए जो क्रय मूल्य है वो इतना है, तो ये जो है इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं और ये दशमलव को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा।
अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 115, ये हो गया 110, ये हो गया 105, और इसके 2, 4 और 6 जीरो हम ऊपर ले जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, इसको हम करते हैं 5 से करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। यदि हम इसको देखें तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 दूनी 22 है, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, बचा 7, 11 7 77, फिर यहाँ पर जीरो आएगा, फिर हो जाएगा 11 चौ 44, और 52 में से 44 जाएंगे तो बचा 8, और 11 8 है 88, ये 11 बार कैंसिल हो रहा है। फिर इसको ये 2 से भी हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं इसको, 2 एकम 2 तिया 6, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, और ये हो गया। और देख लेते हैं और कैंसिल हो रहा है क्या ये। तो यहाँ पर यदि हम देखें 5 6 7, 5 और 1 6, 3 से हो रहा है कि 3 1 4, 5 और 9 10 11, 11 4 15, 3 से हो जाएगा ये कैंसिल। इसको करते हैं 3 तिया 9, 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 चौ 12, बचा 1, 3 5 15, 3 8 24, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं कैंसिल, किससे हो जाएगा ये, इसको हम 5 से कर लेते हैं, फिर से 5 हो गया, 5 7 35 हो गया। इसको 7 से कैंसिल करके देखते हैं, 7 6 42, और बचा 3, 7 चौ 28, 7 चौ, हाँ ये 7 से हो जा रहा है, तो 7 6 42 और 3, 7 चौ 28, 7 चौ 28। अब क्या बच रहा है, अब ये इसको हम फिर से 5 से कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 8 40, और ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऊपर बच रहा है 644 गुणा 8 गुणा 100 बटे 23 बच रहा है। 644 में हम 23 का भाग करके देखते हैं जा रहा है क्या। तो इसको हम यदि 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से गए 5 में से 4 गए 1, 84। अब इसको देखते हैं, तो ये अपन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 8 तिया 24 और 2, 8 दूनी 17 18, तो ये 8 बार जा रहा है, तो ये वाला जो है ये इससे 28 बार कैंसिल हो जाएगा ये। अब 28 और 8 का गुणा करते हैं, 8 8 64, और 6 8 दूनी 16 और 6 22, और ये 200, तो इतना आ गया आंसर। तो लागत मूल्य कितनी है, 22,400 रुपये, यही आंसर है।